हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 जो कि क्रिस्टेंशन में से है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की क्लास नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में या फिर क्लास फर्स्ट में हमने देख लिया था कि एक्सरे ट्यूब की इंट्रोडक्शन देख ली थी। ठीक है, और हमने उसके पार्ट्स देख लिए थे एक्सरे ट्यूब के। ठीक है, और ग्लास इनक्लोजर हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद कैथोड के बारे में हमने देखा था, और फिलामेंट का कुछ पार्ट है जो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे फिलामेंट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, उस फिलामेंट की सरफेस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आ जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन हीट टंगस्टन फिलामेंट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, ये हमने देख लिया था। देन उसके बाद क्या होता है, उसके जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमीडिएटली फ्लाई टू द एनोड। तब ऐसा नहीं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिलामेंट की सरफेस पे आए और वो सीधा एनोड पे जाके बजेंगे, ऐसा नहीं होता। द फर्स्ट गैदर अराउंड द फिलामेंट फॉर्मिंग अ स्मॉल क्लाउड कॉल्ड स्पेस चार्ज। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने देखा था ना, कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट की सरफेस पे आए, ठीक है, और तो ये यहाँ पे कुछ क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। जो आगे पीछे क्लाउड बना लिए ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने, तो उसे हम बोलेंगे स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज क्या होगा? अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द हीटेड फिलामेंट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। सिंस क्लाउड कंटेन मैनी इलेक्ट्रॉन्स द एंटायर क्लाउड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ क्लाउड बन रहा था, और ये बात ध्यान रखना, एडिसन इफेक्ट भी इसे बोलते हैं। मतलब स्पेस चार्ज इफेक्ट भी वही है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं अपने फिलामेंट की सरफेस पे, और जो हमारे वही इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बना लेंगे तो उसे भी हम स्पेस चार्ज बोलते हैं। सो एडिसन इफेक्ट इज इक्वल टू स्पेस चार्ज। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देन उसके बाद क्या था कि हमारे जो क्लाउड है नेगेटिव चार्ज होते हैं, कि यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इकट्ठे हुए, तो ये क्या करेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज वहाँ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो इससे एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, अब स्पेस चार्ज इफेक्ट में क्या होगा? द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन द क्लाउड रिपेल न्यू इलेक्ट्रॉन ट्राइंग टू लीव द फिलामेंट। कि जैसे हमने यहाँ देखा था, नया फिलामेंट बनाते हैं कि यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गए। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव है, अब क्या होगा कि नया जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा, पर ये इलेक्ट्रॉन ने इतना ज़्यादा अपना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लिया है कि इसे ये रिपेल करेगा, ये इसे निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होगा? द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन द क्लाउड, ठीक है, जो हमारे स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, उनका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं न्यू इलेक्ट्रॉन ट्राइंग टू लीव द फिलामेंट। जो नए इलेक्ट्रॉन हमारे फिलामेंट से बाहर निकलेंगे उसे निकलने नहीं देते। ठीक है, तो उसे वो क्या होगा? स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि दिस मेक्स इट हार्डन फॉर एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू escape दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज इफेक्ट। कि मतलब उस नए वाले इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब वो करता है ना, डिफिकल्टी क्रिएट करता है कि हाँ उसे बाहर नहीं निकलने देता, तो इसे हम बोलेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये आती है, द टेंडेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। कि उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इतनी टेंडेंसी कि मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या इफेक्ट डाल रहा है कि हमारे एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स को लिमिट कर रहा है, कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हमारे एमिट होने थे उनको लिमिट कर रहा है फ्रॉम द फिलामेंट। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू लिमिट द एमिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। ठीक है, सो नाउ अब क्या होगा? नाउ इलेक्ट्रॉन्स नीड मोर हीट एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन फ्रॉम द स्पेस चार्ज। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए ताकि वो स्पेस चार्ज जो उन्हें रिपेल कर रहा है उन्हें ओवरकम कर सके। ठीक है, उसे छोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सके, तो उसे ज़्यादा हीट चाहिए। सो हायर फिलामेंट टेम्परेचर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन स्केप। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिलामेंट का, तभी हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव, जब उसने
वो इलेक्ट्रॉन बाहर गए, द फिलामेंट लॉस सम नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक साइड हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो स्पेस चार्ज था, ठीक है, ये हमारे नए इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं दे रहा, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है कि नए वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं आने देगा, ठीक है, इसे रिपेल कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट, ठीक है। और अब दूसरी साइड देखो कि जो फिलामेंट है लॉसेस सम नेगेटिव चार्ज, जो हमारे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो हमारा फिलामेंट क्या स्लाइटली पॉजिटिव बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लॉस इट बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। ये थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर गया ना, सो बिकॉज फिलामेंट बिकम स्लाइटली पॉजिटिव इट अट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन बैक टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये क्या कर रहा है, अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर है ना ऑलरेडी, उन्हें अपनी तरफ मतलब उन्हें वापस बुला मतलब अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वापस अट्रैक्ट कर रहा है कि इट अट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन बैक टूवर्ड इटसेल्फ। सो सम इलेक्ट्रॉन लीव, कुछ इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा रहे हैं और सम इलेक्ट्रॉन्स के ये खुद ही रिटर्न करी जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। देन वेरी क्विकली फॉर फिलामेंट रीचेस अ बैलेंस्ड कंडीशन, तो जल्दी क्या होगा कि फिलामेंट पे हमारे एक बैलेंस सी कंडीशन आ जाएगी, जिसमें क्या होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द फिलामेंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को छोड़कर जा रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग, उतने ही वो क्या कर रहा है वापस करी जा रहा है, क्योंकि वो फिलामेंट हमारा पॉजिटिव होता जा रहा है ना, सो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेस चार्ज डिपेंड अपॉन द फिलामेंट टेम्परेचर, तो जो हमारे स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे प्योरली डिपेंड करेंगे, हमारे फिलामेंट के टेम्परेचर पर, ठीक। लो फिलामेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू स्मॉल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि मतलब जब हमारे फिलामेंट का टेम्परेचर कम होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो वो भी कम बनेगा, ठीक है, स्मॉल बनेगा। सो उसके बाद आता है कि व्हेन द टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड द इट रिलीजेज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब हमारा टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो रहा है तो ये क्या करेगा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। दीज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अब हम इतना हीट करते हैं अपने टंगस्टन मतलब सॉरी अपने फिलामेंट टंगस्टन को कि उसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं जो कि मूव करते हैं टुगेदर। सो मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे ना, द एक्स-रे ट्यूब कैन प्रोड्यूस हाई ट्यूब करंट, तो उसमें बहुत सारा एक हाई ट्यूब करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब हम फिलामेंट टेम्परेचर को हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा ये फ्लो करेंगे फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, ठीक है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं करंट। सो ट्यूब में करंट जा रहा है तो हम मतलब करंट कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो करंट हमारा मूव कर रहा है जिसे हम बोलेंगे ट्यूब करंट। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना हाई ट्यूब करंट हमारा होता है, जिसे हम एम ए बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब करंट को हम क्या बोलते हैं एम ए। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये भी तो एक नेगेटिव चार्ज है ना, सो इलेक्ट्रिक का ही चार्ज है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। देन 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि हाँ हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हम बोलेंगे कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, कि मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कर रहा है हमारा 1 कूलम। अब 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर में क्या है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 एम्पियर में। देन उसके बाद हमारा शायद यही लिखा हुआ है, देन उसके बाद हमारा आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एट 100 MA। अब 100 MA का मतलब 100 MA से हमारा क्या मीनिंग होगा कि इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब 0.1 एम्पियर का मतलब क्या है कि इसका मतलब होगा कि 6.25 इंटू
10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड एवरी सेकेंड। ठीक है, कि हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहे हैं। अब 0.1 एम्पियर है ना, तो 1 एम्पियर का मतलब था कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो बट हम किस पे यूज़ कर रहे हैं अपनी मशीन को, 100 mA पे। तो 100 mA का मतलब है 0.1 एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक वो ज़ीरो काट कर यहाँ वो हो जाएगा ना, 18 की जगह 70। सो 6.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कैथोड टू एनोड एवरी सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर इसका हम सिंपल सा मीनिंग समझें तो वो क्या होगा कि इवन अ स्मॉल ट्यूब करंट, जैसे कि सिर्फ 100 mA का ही करंट हमने यूज़ किया, कहाँ 1 एम्पियर भी नहीं हम यूज़ कर रहे, सिर्फ 100 mA यूज़ कर रहे हैं, कंटेन अनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने सारे ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ही जाते हैं। दे नेवर ट्रैवल बैकवर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सरे प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो हमारे एक्सरे नहीं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, एज वी नो, सो दे मूव टुवर्ड्स एनोड, दे नेचुरली स्प्रेड आउट। इफ दे स्प्रेड टू मच, दे स्ट्राइक अ लार्ज एरिया ऑन एनोड, हीट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन बिकम्स लेस एफिशिएंसी। इसका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, हमने देखा ना कि कितने, सिर्फ थोड़े से ही जब हम ट्यूब करंट यूज़ करते हैं 100 mA पे ही हमारे 6.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम द कैथोड टू एनोड 1 सेकेंड में। ठीक है, अब क्या होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे फिलामेंट में, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, और ये इतने आसपास है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने जाना है हमारे सीधे एनोड पे। ठीक है, एनोड के भी टारगेट वाले पार्ट पे। ठीक है, जिसे हम टंगस्टन टारगेट बोलते हैं। अब अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये ज़्यादा एरिया पे लगेंगे ना हमारे, कि ये स्प्रेड हो जाएगी बीम हमारी, और ये इधर उधर भी लगेंगे, और ये इधर भी इस एरिया पे भी क्या करेंगे, हीट को स्प्रेड करेंगे ओवर अ लार्ज एरिया, जिससे क्या है हमारे एफिशिएंटली एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, सो एक्सरे प्रोडक्शन है लेस एफिशिएंस हो जाएगी। तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या है, अब हमें ये पता चल गया। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है तो हम हर चीज़ का एक सोल्यूशन ले आएंगे ना, तो इसका हमारा सोल्यूशन आ जाएगा फोकसिंग कप। ठीक है, हमने फिलामेंट पढ़ा अच्छे से कि फिलामेंट से कैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द थर्मियोनिक इमिशन। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन से वो सरफेस पे आ गए, तो उन्होंने तो उन्होंने क्या किया कि जो इफेक्ट शो कर रहा है, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब क्लाउड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जिसे हम स्पेस चार्ज बोलते हैं, या फिर एडिसन इफेक्ट हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो स्पेस चार्ज क्या कर रहा है, हमारे अगले जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा, तो इसे हम बोलेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक है, एक तरफ तो ये था, और अब हमारे क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं फिलामेंट से, ठीक है, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रिटर्न में अट्रैक्ट करता रहता है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे उन्हें रिटर्न अपनी तरफ वो मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न भी हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देन उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा स्पेस चार्ज है डिपेंड कर रहा है फिलामेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि उसके बाद हमने ट्यूब करंट देखा कि ट्यूब करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हमारी ट्यूब में, तो हाई ट्यूब करंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन 1 एम्पियर में कितना हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये हमने अच्छे से देखा। देन उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारे जो बहुत इतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने बना लिए अपने फिलामेंट पे, अब ये रिपेल कर रहे हैं, खुद में ही रिपेल कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉपर जो टंगस्टन टारगेट है वहाँ नहीं बज रहे, उसके अलावा बहुत लार्ज सरफेस पे जाकर हिट हो रहे हैं। तो ये एक दिक्कत होगी, तो हमने क्या लगाया अपना फोकसिंग कप। ठीक है, ये जो भी मैंने बोला इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना है।
ठीक है, और समझना है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी आपको वो होता है कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। देन हमने यूज़ किया फोकसिंग कप। ठीक है, इसमें क्या है, मेटल कप सराउंडिंग द फिलामेंट, कि ये एक मेटल का कप है जो हमारे फिलामेंट को सराउंड करता है। ये देखो था ना, ठीक है। यूजुअली मेड अप ऑफ निकल, निकल का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 इसका अटोमिक नंबर है। ठीक है, फोकसिंग कप किसका बना होता है, निकल का 42, जिसका फंक्शन क्या है, फोकस इलेक्ट्रॉन्स इनटू द नैरो बीम सो दे स्ट्राइक ओनली द करेक्ट एरिया ऑन द एनोड। ठीक है, जो हमारा टंगस्टन टारगेट है सिर्फ उसी पे जाकर लगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा रहे हैं। देन फोकसिंग कप है जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। सो ड्यूरिंग एक्स-रे प्रोडक्शन द फोकसिंग कप हैज सेम नेगेटिव चार्ज एज द फिलामेंट। ठीक है, मतलब कि हमारे फोकसिंग कप को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ अ नेगेटिव, इट रिपेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइड्स, कि मतलब जैसे हमने देखा ना, ये हमारा फोकसिंग कप लग गया। ठीक है, अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्हें ये रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव को भी इधर नहीं आने देगा, उधर ही रिपेल करेगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन है सीधा टारगेट पे ले ही लगेंगे। ठीक है, सो इट रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि दिस पुशेस देम टूवर्ड्स द सेंटर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नैरो बीम बिफोर रीचिंग द एनोड। जो सेंटर की तरफ की मतलब सिर्फ एनोड पे ही जाकर लगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे इस तरह जी नैरो बीम की तरफ ले जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब है यूजली हैव अ 2 फिलामेंट इंस्टेड ऑफ 1। अब तक हम देखो क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक ही फिलामेंट होता है। ठीक है, हमारे ट्यूब में कहाँ गया, ये फिलामेंट है, ये एनोड है। ठीक है, ये फिलामेंट है, ये एनोड है। अब हमने क्या किया, जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, ठीक है, हमने क्या किया, 2 फिलामेंट लगा दिए भी। अब फिलामेंट का भी क्या चक्कर पड़ता है ये भी हम देखेंगे। सो 2 फिलामेंट लगा दिए इंस्टेड ऑफ 1, सो उसे हम बोलने लगे डबल फिलामेंट, क्योंकि 2 फिलामेंट है ना, तो नॉर्मल सी बात है। देन हमने एक छोटा फिलामेंट लगा दिया, एक बड़ा फिलामेंट लगा दिया। अब स्मॉल जो फिलामेंट लगाया उससे हमारी फाइन डिटेल्स आ रही थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक्सरे जो हमारी वो है ना, कि जो हमारी एक्सरे इमेज है वो शार्प आती है विद द यूज़ ऑफ स्मॉल फिलामेंट। ठीक है, और बट इससे में क्या होता है कि हीट है जो हमारी प्रोड्यूस होती है वो एक ही एनोड के एक ही पार्ट पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें मतलब ये हीट स्प्रेड वाला की बहुत ज़्यादा हीट लगती है, तो उसकी दिक्कत होती है। बट हमारी इसमें जो इमेज शार्पनेस है वो बहुत अच्छी आती है बाय द यूज़ ऑफ स्मॉल फिलामेंट। ठीक है, और जो लार्ज फिलामेंट है, ब्रॉड फिलामेंट, उससे हम यूज़ करते हैं जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें कि हाँ थोड़ा सा, कि हाँ हमें अगर थोड़ी सी लेस शार्प इमेज मिल जाए, बट हमारी वो ना हो कि ट्यूब इतनी जल्दी वो ना हो कि उसे ज़्यादा हीट ना मिले। ठीक है, ओनली 1 फिलामेंट वर्क ड्यूरिंग 1 एक्सरे एक्सपोजर बोथ नेवर यूज्ड, कि एक अब 2 तो लगा दिए, अब ऐसा नहीं है कि दोनों से ही हमारे अलग अलग एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक फिलामेंट ही हमारा काम करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग 1 एक्सपोजर। ठीक है, बोथ नहीं यूज़ होते हैं। जो जो स्मॉल फिलामेंट होगा यूज्ड फॉर स्मॉल एक्सपोजर। अब स्मॉल फिलामेंट पे हमें पता है कि है ना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हमारे कम एक्सपोजर फैक्टर वाले एक्सरेज होंगे उनमें हम इसे यूज़ कर लेंगे। प्रोड्यूस स्मॉल फोकल स्पॉट। अब जितना छोटा वो हमारा होगा फिलामेंट, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही कम फोकल स्पॉट बनेगा, और उसी फोकल स्पॉट से हमारी बेटर इमेज डिटेल्स आएगी। ठीक है, ये देखो, ये छोटा हमारा फिलामेंट है, तो हमारा यहाँ फोकल स्पॉट भी कम बन रहा है, तो ये इसी पार्ट से हमारे एक्सरेज बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी इमेज शार्पनेस अच्छी आती है। ठीक है, जिससे हमारी बेटर इमेज डिटेल्स होती हैं। ठीक है, देन अ लार्ज फिलामेंट यूज्ड फॉर अ लार्ज एक्सपोजर, और जो हमने लार्ज फिलामेंट लगा रखा है अपने ट्यूब में उसे हम यूज़ करेंगे फॉर द लार्ज एक्सपोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसेस मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैन हैंडल हाई एमए, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हैंडल कर सकते हैं हमारे ज़्यादा एमए को। यूज्ड फॉर अ थिकर बॉडी पार्ट। ठीक है, जहाँ हमने ज़्यादा एक नंबर ऑफ एक्सरेज चाहिए वहाँ हम इसे यूज़ कर लेते हैं लार्ज फिलामेंट को। ठीक है, व्हेन फिलामेंट बिकम्स वेरी हॉट। ठीक है, हमारा फिलामेंट बहुत गर्म हो चुका है 2200 डिग्री सेल्सियस तक। इट ग्लो लाइक अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा किसी ने अगर वो
वो आता है ना येलो वाला बल्ब, जिसमें फिलामेंट हमें बाहर से दिख जाता है, ठीक है, 100 वॉट का होता है वो। मतलब उसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट है जब ग्लो करता है ना तो हमें दिखता है। तो सेम एज दिस हमारा जो एक्स ट्यूब में फिलामेंट है वो भी अगर बहुत हॉट हो जाए 2200 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो भी ऐसे ही ग्लो करता है जैसे फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि अब तक हमने पढ़ा डबल फिलामेंट, देन और स्पेशलाइजेशन आई इसमें, स्पेशल फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्पेशल फिलामेंट और फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है इसमें हम देखेंगे। स्पेशल फिलामेंट में हमने ट्रिपल फोकस एंड स्टीरियोस्कोपिक ट्यूब में हम इसे यूज़ करते हैं स्पेशल फिलामेंट को। अब इसमें क्या है कि मोस्ट एक्सरे ट्यूब हैव 2 फिलामेंट, ज़्यादातर हमारी ट्यूब्स में 2 ही फिलामेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम डबल फोकस कहते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ में 3 भी होते हैं। अब ट्रिपल फोकस एक्सरे ट्यूब कि 3 फिलामेंट लगा दी, एक छोटा, एक मीडियम वाला, एक बड़े वाला, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट फोकल स्पॉट अलाउइंग द ऑपरेटर टू चूज द बेस्ट वन फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। कि हम हमारे लिए अच्छा कर दिया ना कि अगर ज़्यादा ही मतलब छोटा पार्ट हमने वो इमेज करना है तो हम छोटे फिलामेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मीडियम वाला वो है हमारा इमेजिंग पार्ट तो हम उसे क्या करेंगे, वो वाला बीच वाला जो हमारा फिलामेंट होगा वो यूज़ करेंगे। और अगर व्हेन वी डू एक्सरसाइज ऑफ अ लार्ज बॉडी पार्ट देन वी यूज़ अ लार्जर फिलामेंट, ठीक है। मतलब कितनी एडवांसमेंट धीरे धीरे आई, ठीक है। सो इसने क्या किया, इट प्रोवाइड 3 डिफरेंट फोकल स्पॉट साइजेस अलाउइंग द ऑपरेटर टू चूज द बेस्ट वन फॉर अ डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आया तो चलो कोई बात, ये हमने पढ़ लिया स्पेशल फिलामेंट जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, 3 फिलामेंट हमने यूज़ किए स्पेशल वाले में, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफी ट्यूब, जो हमारी एंजियोग्राफिक ट्यूब होती हैं, ठीक है। अब एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है एक्सरे इमेजिंग में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लगातार वो लेते हैं, बहुत सारे एक्सरे इमेजेस एक साथ लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल एक्सरे ट्यूब। तो उसके लिए ट्यूब भी हमारी थोड़ी अलग बनेगी ना, तो नॉर्मल ट्यूब नहीं हम यूज़ करेंगे, स्पेशल ट्यूब यूज़ होगी जिसे हम बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब। स्पेशल एक्सरे ट्यूब है यूज्ड इन एंजियोग्राफी, ठीक है। इट हैज़ 2 फोकल स्पॉट दैट आर वाइडली सेपरेटेड बाय अ 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब इसके पास भी 2 फोकल स्पॉट होंगे, ठीक है, जो सेपरेट होंगे बाय द 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। द एक्सरे इमेजेस आर टेकन वन फ्रॉम द फर्स्ट फोकल स्पॉट एंड वन फ्रॉम अ सेकंड फोकल स्पॉट। अब इसमें देखो कि हमने इमेजेस तो लेनी है, ठीक है, ज़्यादा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 फिलामेंट को लगाएंगे, ठीक है। एक ही इमेज को हम पहले फर्स्ट वाले फोकल स्पॉट से लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसी इमेज को हम सेकंड वाले फोकल स्पॉट से लेंगे। उसके बाद क्या होगा, द 2 इमेजेस आर व्यूड टुगेदर टू क्रिएट अ 3D स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट। अब स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट से क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 2 आँखें हैं, है ना? हमें सब कुछ 3D में दिख रहा है ना, वो कैसे दिख रहा है कि एक आँख से हमने कुछ देखा, तो मतलब एक इस ये वाला एंगल बन गया, और जब हम दूसरी आँख से देखते हैं, ये ना हमारे पास 2 आँखें, ठीक है। यहाँ कोई सॉरी यहाँ नहीं बनाते हम, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाली आँख इसे इस एंगल से देख रही है, ये वाली आँख इसे इस एंगल से देख रही है, ठीक है। 2 अलग अलग एंगल से जब हमने कोई किसी इमेज को देखा, देन उसे हम क्रिएट करते हैं इन 3D में। तो हमें वो अब ब्लड एंजियोग्राफी में हम क्या ब्लड वेसल्स देखते हैं, ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स हमें क्या होनी चाहिए, 3D में दिखें तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 फोकल स्पॉट लगा दिए, ठीक है। 2 फोकल स्पॉट का क्या मतलब है, 2 अलग अलग फिलामेंट होंगे, ठीक है। हमारे पास वो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन फोकल स्पॉट पे बज रहे हैं तभी एक्सरेज बनेंगे ना। तो यहाँ हमने जो वर्ड यूज़ किया ना, 2 फोकल स्पॉट आर यूज, सो इसका मतलब क्या है, 2 फिलामेंट ही यूज़ किए बाय जो कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। एक ही पार्ट की हमने 2 अलग अलग साइड से इमेजेस ली और उसे क्रिएट किया 3D में, जिसे हम स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं, हेल्पिंग डॉक्टर टू जज डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस मतलब अपने डॉक्टर्स को ये हेल्प करते हैं 3D में देखने के लिए, ठीक है। ये दिख रहा है ना।
देन उसके बाद इसका एग्जाम्पल वही दो, अवर टू आइज, लेफ्ट आई सीन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंगल, ठीक है, राइट आई सीन इट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल, सो ब्रेन कंबाइन दीज टू व्यूज ऑफ एंड गिव अ 3D विजन, ठीक है, हमें 3D इमेजेस देता है ब्रेन। देन उसके बाद है इट इज़ यूजफुल इन एंजियोग्राफिक। अब स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब है वो किस में यूज होती है, एंजियोग्राफी में, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग एंजियो ब्लड वेसल्स फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट डाई वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी ही ये मतलब ब्लड वेसल्स है हमारी कॉन्ट्रास्ट से भरी जाती है। सो डॉक्टर नीड टू टेक मैनी एक्सरे इमेजेस इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में हमें बहुत सारी एक्सरे इमेजेस भी चाहिए, ठीक है। दिस स्पेशल ट्यूब कैन टेक इमेजेस एवरी 0.1 सेकेंड अलाउइंग रैपिड इमेज एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं, मतलब 0.1 सेकेंड में ही हमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं, जिससे हमारा क्या मतलब किसे हम यूज़ कर सकते हैं, रैपिड इमेज एक्विजिशन, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी इमेजेस को लेना हम इस टेक्निक से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना कि स्टीरियोस्कोपिक एंजियोग्राफिक ट्यूब में कुछ नहीं है कि हमने दो अलग अलग व्यूज से एक ही पार्ट की इमेजेस लेते हैं, ठीक है, फिर उसे कंबाइन करके 3D में देखते हैं, और इसी वाली ट्यूब का हम एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी इमेजेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, तो हमारी 0.1 सेकेंड में बहुत सारी इमेजेस हमें मिल जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि द टंगस्टन फिलामेंट बिकम एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, 2200 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच गया। एट दिस हाई टेम्परेचर अ स्पेशल अमाउंट ऑफ टंगस्टन स्लोली इवेपोरेट। अब देखो क्या हुआ, अब तक तो हम पढ़ रहे थे ना कि हम अपने टंगस्टन को हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तो इतना ज़्यादा भी नहीं हीट करना, तो बहुत जब हाई टेम्परेचर पे अगर पहुंच जाए तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमने पढ़ा है इवेपोरेशन, है ना, हमें पता है कि हमारा जो टंगस्टन है उसकी लेस वेपोराइजेशन होती है, बट अगर उसे भी बेचारे को हम इतना ज़्यादा हीट करी जाएंगे तो कुछ तो इवेपोरेट होगा ही ना वो, ठीक है। ये हमारा ग्लास था, ठीक है, नीचे भी था, तो ये कुछ इवेपोरेट होकर ग्लास पे लग जाता है, ठीक है, लेयर बना लेता अपने, अब इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ टंगस्टन स्लोली इवेपोरेट, मतलब वेपोराइज हो जाएगा ओवर टाइम, जैसे जैसे हम अपनी ट्यूब को यूज़ डेली कर रहे हैं, ठीक है। द फिलामेंट बिकम थिनर इवेंचुअली ब्रेक डाउन, मतलब टूट भी सकता है, इतना थिन हो जाएगा, सो फिलामेंट नॉट बी हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम, और एक तो ये इवेपोरेट हो जाएगा और ये बेचारा पतला भी हो जाएगा, एक तो है ही पहले ही इतना थिन सा 0.2 mm वायर का वायर का डायमीटर है हमारे पास, ठीक है, तो अब उसे भी हम इतना हीट कर रहे हैं तो वो और ही बेचारा टूट ही जाएगा। सो फिलामेंट नॉट बी हीटेड फॉर टू लॉन्ग, इसका मतलब यही था समझाने का कि हमें इतना भी भाई अपने फिलामेंट को हीट नहीं करना, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ फिलामेंट स्टे हॉट कंटिन्यूसली मोर टंगस्टन इवेपोरेट फिलामेंट बिकम थिनर, ट्यूब लाइफ है हमारी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब एक तो हमारा जो बेचारा फिलामेंट है उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जितना हम अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली उसे गर्म करी जा रहे हैं, और हमारी ट्यूब लाइफ है जो कम हो जाएगी। अब इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट, ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट। अब ये क्या है, ये हम मॉडर्न एक्सरे मशीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब इसका काम क्या है कि ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट, ये क्या करेगा, इसका जॉब क्या है, ये क्या काम करता है, टू हीट द फिलामेंट ओनली व्हेन नेसेसरी, ये तब ही हमारे फिलामेंट को गर्म करेगा जब हमें चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प इंक्रीज इन लाइफ ऑफ फिलामेंट, इससे क्या होगा कि हमारी फिलामेंट की लाइफ थोड़ी सी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, दो मोड्स हम यूज़ करते हैं, स्टैंड बाय मोड द फर्स्ट वन, ठीक है। द इसमें क्या होता है, स्टैंड बाय मोड में क्या हो रहा है, द फिलामेंट इज केप्ट स्लाइटली वार्म, इसमें थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। अ स्मॉल स्टैंड बाय करंट फ्लो, थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, दिस प्रोड्यूस अ ट्यूब करंट ऑफ अबाउट, मतलब कितना ट्यूब करंट प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 5 मिली एम्पियर, ठीक है। दिस लो करंट इज इनफ, जो कि हमारी फ्लोरोस्कोपी में सिर्फ इतना ही करंट चाहिए हमें, जो फ्लोरोस्कोपी एक अलग मतलब हमारी वो है मोडेलिटी है, ठीक है, उसमें सिर्फ हम 5 मिली एम्पियर यूज़ करते हैं करंट, ट्यूब करंट, तो स्टैंड बाय मोड में सिर्फ इतना ही हमें करंट चाहिए जो कि हमारी फ्लोरोस्कोपी में लगता है, ठीक है। बिफोर एक्सपोजर, एक्सपोजर से पहले क्या होगा कि व्हेन वी प्रेस द एक्सपोजर स्विच द फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट क्विकली इंक्रीज द फिलामेंट करंट, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, द मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड ट्यूब करंट इज अचीव्ड, द एक्स-रे एक्सपोजर इज मेड, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर द फिलामेंट सर्किट इज द फिलामेंट करंट इज रिड्यूस्ड बैक टू स्टैंड बाय लेवल। अब देखो हमारा ना, जब हम एक्सपोजर करते हैं तो मेनली ये वाला स्विच होता है, ठीक है, ऐसा सही होता है ना, ऊपर मतलब एक ये बटन होता है, एक ये बटन होता है। सबसे पहले हम थोड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा है, जब हमने उसे थोड़ा सा प्रेस किया वो हमारा होता है स्टैंड बाय मोड, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फिलामेंट है थोड़ा सा गर्म हो रहा है, स्लाइटली वार्म हो रहा है, ठीक है। स्मॉल स्टैंड बाय करंट फ्लो, मतलब थोड़ा सा करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। एक लग मतलब बेचारा हमारा फिलामेंट है इतना पतला सा, तो हमें एकदम से इतना करंट भी नहीं उसमें दे सकते, ठीक है, कि उसे इतना भी नहीं वो कर देंगे कि बेचारे पे बोझ ही पड़ जाए। सो दिस प्रोड्यूस अ ट्यूब करंट ऑफ अबाउट 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमने एक्सपोजर से पहले क्या कर दिया कि व्हेन वी प्रेस द एक्सपोजर स्विच, तो थोड़ा सा जब हमने स्टैंड बाय मोड में किया, देन उसके बाद हमारा जो फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट होता है वो जल्दी जल्दी क्विकली इंक्रीज द फिलामेंट करंट। तो वो अब थोड़ा सा तो हमने गर्म कर दिया स्टैंड बाय मोड पे, अब वो जब हमने एक्सपोजर स्विच दबाया, ठीक है, मैंने भी प्रेस द एक्सपोजर स्विच द फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट क्विकली इंक्रीज द फिलामेंट करंट, तो हमारे फिलामेंट का करंट जो एकदम से बढ़ जाएगा। सो मोर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। द रिक्वायर्ड ट्यूब करंट एम में जो अचीव, जितना हमें ट्यूब करंट चाहिए एम में वो हमें मिल जाएगा, तो एक्सपोजर हमारा हो जाएगा। देन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर क्या होगा, द फिलामेंट करंट इज रिड्यूस्ड बैक टू स्टैंड बाय लेवल। तो मतलब इसमें क्या है मेन कि एकदम से हमारा इतना लेवल नहीं बढ़ता कि हमें चाहिए ना, ज़्यादा एम में चाहिए होता है हमें तो नॉर्मली, तो एकदम से वो नहीं बढ़ेगा। पहले हम स्टैंड बाय मोड पे करेंगे जिसमें कि हमारा 5 मिली एम्पियर तक का ट्यूब करंट प्रोड्यूस होगा। देन जब हम एक्सपोजर स्विच प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट है वो जाकर हमारे फिलामेंट करंट को क्विकली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हमें चाहिए, मतलब ट्यूब करंट जितना चाहिए वो हमें मिल जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा। और आफ्टर द एक्सपोजर द फिलामेंट करंट इज रिड्यूस्ड बैक टू स्टैंड बाय लेवल, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टैंड बाय लेवल मतलब 5 मिली एम्पियर इतनी वैल्यू तक पहुंच जाएगा आफ्टर द एक्सपोजर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ना सारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी अगर आपको डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू, ओके बाय।